हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी कैफे में आपका स्वागत है। आज हम लोग न्यू एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 8 चैप्टर नंबर 5 मानव संसाधन को पढ़ेंगे। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। प्रकृति की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब वह लोगों के लिए उपयोगी होती है। लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उसे संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन हैं। स्वस्थ, शिक्षित और अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का विकास करते हैं। अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है। अपने शैक्षिक स्तर, आयु और लिंग में एक दूसरे से भिन्न है। उनकी संख्या और लक्षण भी बदले रहते हैं। क्या आप जानते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKY भी को 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 2020 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य संभाव्य और मौजूदा रोजगार अर्जक को गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार योग्य कौशल की योग्यता को प्रोत्साहित करना था। ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। PMKVY ये कब स्टार्ट किया गया था? 15 जुलाई, लिख लीजिएगा, 15 जुलाई 2015 को। कब किया गया था? पीएम मोदी द्वारा किया गया था। विश्व युवा कौशल दिवस पर किया गया था 15 जुलाई 2015। ये इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन के आधारित पूछा जाता है कि ये इसका मतलब क्या है। उन युवाओं को ट्रेनिंग दी जाती है जो कम पढ़े लिखे हैं या किन्हीं कारणों से अपनी पढ़ाई छोड़ चुके हैं। ये आप लोग लिख लीजिएगा, क्वेश्चन बनता है यहाँ से। जनसंख्या के वितरण, भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हुए हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। विश्व की जनसंख्या 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के 30% भाग पर निवास करती है। ये आपका हो गया 30%, इस पे 90% लोग निवास करती है। ये 70% ऐसे ही है। विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है। कुछ क्षेत्र पर घने बसे और कुछ विरल बसे क्षेत्र हैं। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप और उत्तर अमेरिका घने बसे क्षेत्र हैं। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों, उच्च पर्वतों और विषुवतीय वनों के क्षेत्रों में बहुत कम लोग रहते हैं। विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत वृत्त के उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं। उत्तर में विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग 2 महाद्वीपों में रहते हैं, एशिया और अफ्रीका में। 3/4 कहाँ? एशिया और अफ्रीका में। विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में ही रहते हैं। इन सभी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। ये कुछ दिखाया गया है महाद्वीपों के अनुसार विश्व जनसंख्या। अफ्रीका में ब्लू कलर का हो गया, नीला कलर का। यूरोप में ये पीला कलर का। एशिया में इस कलर का ब्लू कलर का हो गया। मध्य एवं दक्षिण अमेरिका में रहते हैं। उत्तरी अमेरिका में लाल कलर का, इसको रेड इंडियंस भी कहते हैं। ओसेनिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और प्रशांत द्वीप के समूह में हरा रंग का। विश्व की घनी आबादी वाले देश, विश्व के रूपरेखा मानचित्र पर इन देशों को चिन्हित किया गया है। अभी तो सबसे लेटेस्ट में क्या हो जाएगा? अभी भारत सबसे ज़्यादा हो जाएगा, भारत, फिर उसके बाद चीन, फिर नॉर्थ यूएसए के बाद इंडोनेशिया। यहाँ से याद रखिएगा, भारत, चीन, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, यहाँ से तक पूछा जा सकता है। जनसंख्या का घनत्व, पृथ्वी पृष्ठ के 1/3 क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। सामान्य रूप से यह प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में, इसके पश्चात क्रमशः पूर्वी एशिया एवं दक्षिणी पूर्व एशिया में है। क्या आप जानते हैं भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है
और बिहार का सबसे ज़्यादा है, बिहार का सबसे ज़्यादा है कितना, 1106। ये लिख लीजिएगा। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। भौगोलिक कारक। स्थलाकृति। लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र खेती, विनिर्माण और सेवा क्रियाओं के लिए उपयुक्त होता है। गंगा के मैदान विश्व के सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि एंडीज अल्पास, ये कहाँ है, ये आपका साउथ यूएसए में, एंडीज और अल्पास। अल्पास हो गया तुम्हारा नॉर्थ यूएसए ना, नॉर्थ यूएसए। और हिमालय जैसे पर्वत विरल बसे हुए हैं। जलवायु। लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु, जो अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडी, जैसे सहारा मरुस्थल कहाँ है, आप लोग पढ़ चुके हैं, नॉर्थ अफ्रीका, ये पूछा जाता है। रूस के ध्रुवीय प्रदेश कनाडा अंटार्कटिका में रहने से बचते हैं। मृदा। उपजाऊ मृदाएं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती है। भारत में गंगा, ब्रह्मपुत्र, चीन में हुआंग ही चांग जियांग, ये पूछा जाता है, हुआंग ही चांग और जियांग चीन में। मिस्र में नील नदी के उपजाऊ मैदान में घने बसे हुए क्षेत्र हैं। जल। लोग उन क्षेत्रों में रहने को प्राथमिकता देते हैं जहां अलवणीय जल आसानी से उपलब्ध होता है। विश्व की नदी घाटियां बने घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि मरुस्थल विरल जनसंख्या वाले हैं। खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक बसे हुए हैं। दक्षिणी अफ्रीका की हीरे की खानें और मध्य पूर्व में तेल की खोज ने इन क्षेत्रों में लोगों को रहने के लिए प्रेरित किया गया है। ये क्या है, दक्षिण अफ्रीका में हीरा। जीवन प्रत्याशा, यह उन वर्षों की संख्या है जिसमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जा सकती है। सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक। औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। जापान में ओसाका और भारत में मुंबई दो घने बसे क्षेत्र हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट है। ओसाका को हम लोग क्या कहते हैं, जापान का मानचेस्टर, ये लिख लीजिएगा, पूछा जाता है। और भारत में अहमदाबाद अहमदाबाद को भारत का मानचेस्टर कहा जाता है। सांस्कृतिक कारक। धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं। वाराणसी यूपी, यरूशलेम इजराइल, वेटिकन सिटी कहाँ है, यूरोप। इसके कुछ उदाहरण हैं। सामाजिक कारक। अच्छे निवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र अत्यधिक घने बसे हैं। उदाहरण के लिए पुणे, महाराष्ट्र। जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं रही है, यह कई गुना बढ़ गई है, जैसा कि 6.3 चित्र में दिखाया गया है। ये हम लोग देख सकते हैं, ये हम लोग बाद में देखेंगे। ऐसा वास्तव में जन्म और मृत्यु की संख्या में परिवर्तन के कारण हुआ है। मानव इतिहास की लंबी अवधि में सन 1800 तक विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी है। बड़ी संख्या में बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन शीघ्र ही उनकी मृत्यु भी हो जाती है। ऐसा इसलिए था क्योंकि वहाँ उचित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी, सभी लोगों के लिए पर्याप्त भोजन नहीं थे। किसान सभी लोगों की भोजन के आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन करने में सक्षम नहीं थे। इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या में वृद्धि बहुत कम थी। सन 1804 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई थी। 150 वर्षों के बाद 1959 में विश्व की जनसंख्या 3 अरब पहुंची। इसे पराया जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। ये पूछा जाता है, जनसंख्या विस्फोट कब हुआ था, 1959 में।
1959 में विश्व की जनसंख्या 3 अरब पहुंची थी, इसीलिए प्रायः जनसंख्या विस्फोट कहते हैं 1959 को। 1999 में 30 वर्ष की अवधि से कम में जनसंख्या दुगनी 6 अरब हो गई थी। इस वृद्धि का मुख्य कारण खाद्य आपूर्ति और औषधियों के कारण मृत्यु दर कम होना है, जबकि जन्म दर अभी भी बहुत अधिक रही। जन्मों को साधारणतः जन्म दर में आंका जाता है। जन्म दर अर्थात प्रति हजार व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या में मापा जाता है। मृत्यु दर को प्रति हजार व्यक्तियों में मृतकों की संख्या में मापा जाता है। ये पूछा गया प्रश्न है बीपीएससी में। किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं। जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण है। एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। ये क्या हो गया? जन्म दर माइनस मृत्यु दर। ये कुछ उदाहरण दिया गया है। मृत्यु दर से जन्म दर का अधिक होना जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। ये देख लीजिए, जन्म दर और मृत्यु दर का समान होना, जनसंख्या एक जैसी रहती है, जनसंख्या स्थिर है। जन्म दर से मृत्यु दर का अधिक होना, जनसंख्या कम होता है। ये आपको दिखाया गया है, मृत्यु दर अधिक है, जनसंख्या का संतुलन है। अप्रवास किसको कहते हैं? जब व्यक्ति नए देश में जाता है। उत्प्रवास किसको कहते हैं? जब व्यक्ति एक देश को छोड़ता है। जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारण प्राकृतिक वृद्धि दर का तीव्रता से बढ़ना है। प्रवास एक अन्य कारण है जिससे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। लोग एक देश में अथवा देशों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं। अप्रवासी वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास अथवा अप्रवास द्वारा संख्या बढ़ी है। सूडान देश एक ऐसा उदाहरण है जिसमें लोगों के बाहर चले जाने से अथवा उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में कमी का अनुभव हुआ है। ये पूछा जाता है, जनसंख्या में कमी कहाँ हुआ है? सूडान में। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की सामान्य प्रवृत्ति यह है कि लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में कम विकसित राष्ट्रों से अधिक विकसित राष्ट्रों में चले जाते हैं। देशों के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर चले आते हैं। किसके लिए? रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए। जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप जनसंख्या वृद्धि के दर विश्व में अलग अलग है। यद्यपि विश्व की कुल जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है, तथापि सभी देशों में यह वृद्धि अनुभव नहीं की जा रही है। कुछ देशों में जैसे केन्या में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है। उन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च है। हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के साथ मृत्यु दर कम हुई है, परंतु जन्म दर अभी भी अधिक है, जिससे वृद्धि दर बढ़ रही है। अन्य देशों में जैसे यूनाइटेड किंगडम में निम्न जन्म दर और मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि की दर मंद है। ये आपको दिखाया गया है जनसंख्या वृद्धि की अलग अलग दरें। ये कुछ दर है। ये आपका ब्लू में है जो अति उच्च 3% से अधिक है, ये 3% से अधिक है। और ये आपका आदर्श में हो गया 1 से 1.9, तो 1.7 हो गया लगभग। तो हमारा भारत जो हो गया, हमारा भारत हो गया 1.7 के आसपास, और ये ब्लू वाला हो गया 3% से आगे एवं। तो हम लोग कह सकते हैं 3% वाले को हम हमारे 2 के जगह हमारे 3 हो गया यहाँ पर, ठीक है। और हमारे इंडिया में क्या हो गया? हम दो हमारे 2 के जगह हमारे 1.5 हो गया, हमारे 1.5। जनसंख्या संगठन किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो उसका देश के आर्थिक विकास के स्तर से कुछ अंतर नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए बांग्लादेश, जापान अति घने बसे देश हैं, लेकिन जापान बांग्लादेश से अधिक आर्थिक रूप से अधिक विकसित है। जापान
एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझने के लिए हमें उनके गुणों के बारे में जानने की आवश्यकता होती है। लोग अपनी आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशाओं, व्यवसाय और आय के स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। लोगों की इन विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। जनसंख्या संगठन हमारी यह जानने में सहायता करता है कि कितने पुरुष हैं और कितनी स्त्रियां हैं, वे किस आयु वर्ग के हैं, वे कितने शिक्षित हैं और वे किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हैं, उनकी आय क्या स्तर है और स्वास्थ्य दशाएं कैसी है। एक देश की जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने के लिए एक रुचिकर विधि जनसंख्या पिरामिड है, जिसे आयु लिंग पिरामिड की भी कहते हैं। जनसंख्या पिरामिड को हम लोग क्या कहेंगे? हिस्टोग्राम। एक जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित है। उदाहरण के लिए 5 से 9 वर्ष, 10 से 14 वर्ष। कुल जनसंख्या का प्रतिशत इन वर्गों में से प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्त्रियां उपविभाजित है। जनसंख्या पिरामिड का आकार उस विशिष्ट देश में रहने वाले लोगों की कहानी बताता है। बच्चों की संख्या 15 वर्ष से निचले भाग कुछ दिखाया गया है यहाँ पर जनसंख्या पिरामिड, ये देखिए। में दिखाई गई है और यह जन्म के स्तर को दर्शाती है। ऊपर का आकार वृद्ध लोग 65 वर्ष से अधिक की संख्या दर्शाता है और मृतकों की संख्या को दर्शाता है। जनसंख्या पिरामिड एक देश में आश्रित लोगों की संख्या भी बताता है। युवा आश्रित लोग 15 वर्ष से कम आयु के और वृद्ध आश्रित लोग 65 वर्ष से अधिक आयु के आश्रित आयु जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। कार्यरत आयु वर्ग 15 से 65 के लोगों को आर्थिक रूप से सक्रिय वर्ग में रखा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, मतलब कार्य करने वाला 15 से 65 वर्ष हो जाएगा। एक देश की जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च हैं, आधार पर चौड़ा है और ऊपर तीव्रता से संकरा हो जाता है। ऐसा इसलिए कि बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर की मृत्यु शैशव मतलब शिशु काल में ही हो जाती है और कुछ ही बड़े हो पाते हैं। ऐसा इसलिए वहाँ वृद्ध लोग बहुत कम है। इस स्थिति को केनिया के पिरामिड द्वारा दर्शाया गया है। ये आपका केनिया ये दर्शाया गया है। जिन देशों में मृत्यु दर विशेष रूप से बहुत छोटे बच्चों में कम हो रही है, युवा आयु वर्ग का पिरामिड चौड़ा है, क्योंकि शिशु पौढ़ावस्था मतलब जवानी तक जीवित रहते हैं। यह भारत के पिरामिड को दृष्टिगोचर होता है। इस प्रकार की जनसंख्या में युवा सापेक्षता अधिक है। इसका अर्थ है मजबूत और वर्धमान बढ़ती हुई श्रम शक्ति। इसलिए भारत को कहा भी जाता है युवाओं को शक्ति कहा जाता है भारत को। कम जन्म दर वाले जापान जैसे देशों में आधार पर पिरामिड संकरा है। घटी मृत्यु के कारण अधिक लोग वृद्ध आयु तक पहुंच जाते हैं। कुशल, उत्साही, आशावादी और सकारात्मक दृष्टि जैसे युवा जन किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। हम भारतवासी भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसा संसाधन है। उन्हें योग्य एवं उत्पादक बनाने के लिए, कुशल बनाने और अवसर प्रदान करने के लिए अवश्य ही शिक्षित किया जाना चाहिए। ये जापान का कुछ दिखाया गया पिरामिड। यहाँ पर ज़्यादा लोग बूढ़े हैं। आइए कुछ अभ्यास कर लेते हैं। लोगों को एक संसाधन क्यों समझा जाता है? लोगों को संसाधन इसलिए माना जाता है क्योंकि मानव अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं द्वारा प्रकृति में उपलब्ध वस्तुओं को संसाधन में परिवर्तित करता है। विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के क्या कारण है? जैसे धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान लोगों को आकर्षित करता है, और जैसे जलवायु हो गया, जल खनिज हो गया, इसके कारण जनसंख्या के असमान वितरण है। विश्व की जनसंख्या अत्यंत तीव्रता से बढ़ रही है क्योंकि मृत्यु दर में कमी, खाद्य आपूर्ति में सुधार,
स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, प्राकृतिक वृद्धि दर और प्रवास के कारण। जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले किन्हीं दो कारकों की भूमिका का वर्णन कीजिए। जन्म दर, जिसे प्रति हजार व्यक्ति पर एक वर्ष में जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या के रूप में मापा जाता है, और मृत्यु दर, जिसे प्रति हजार व्यक्ति पर एक वर्ष में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या के रूप में मापा जाता है। आप लोग लिख लीजिएगा। जनसंख्या संगठन से क्या आप तात्पर्य है? जनसंख्या संगठन किसी देश का जनसंख्या विन्यास अथवा संरचना है जिसे हम आसानी से उस देश की जनसंख्या के विभिन्न घटकों का अध्ययन कर सकते हैं, जैसे आयु, लिंग अनुपात, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशाएं, व्यवसाय और आय व्यय स्तर आदि। जनसंख्या पिरामिड क्या है? यह जनसंख्या के सांख्यिकी प्रतिरूप को प्रदर्शित करने की एक विधि है। आइए कुछ और देख लेते हैं इसमें क्या है। सही को चुनना है हमें। जनसंख्या वितरण शब्द से आप क्या तात्पर्य है? किसी दिए हुए क्षेत्र में लोग किस रूप में वितरित हैं? वे तीन मुख्य कारक कौन है जिनमें जनसंख्या में परिवर्तन होना है? जन्म, मृत्यु और प्रवास। 1999 में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? 6 अरब। जनसंख्या पिरामिड क्या है? जनसंख्या का आयु, लिंग, संगठन का एक आलेखीय निरूपण। ये इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक ऐसा है कि आप खुद से पढ़िएगा तो नींद आएगा। इससे बेटर है कि आप थोड़ा सुन लीजिए 1.5 में या फिर 1.7 में। आप एक बार सुन लीजिए, थोड़ा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को मैंने दिया गया है उसको थोड़ा लिख लीजिएगा। और ये टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको कुछ सजेशन देना हो तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कृपया मुझे सपोर्ट कीजिए, थोड़ा लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी मेरे चैनल को कर लीजिए। आप अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कीजिए जिससे वो भी एनसीईआरटी फैक्ट्स को जान सके। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।